नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड समाचार में। उत्तराखंड समाचार लगातार उत्तराखंड से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाता आया है। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से उत्तराखंड की नाक में एक दर्द बनकर बैठा हुआ है। हम देखते हैं बहुत सारे युवा यहाँ से पलायन करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ सिर्फ इस वजह से ताकि रोजगार मिल सके। महंगी-महंगी शिक्षा लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में महंगी-महंगी डिग्रीज लेते हैं इस उपेक्षा से कि उन्हें अच्छी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिल सके। लेकिन जब उन्हीं पेपरों में धांधलेबाजी हो, नौकरियों में सिफारिश लग जाए तो क्या करे एक आम युवा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पवार जी मौजूद हैं। बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल बॉबी जी मेरा ये है कि अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से अभी हाल-फिलहाल की जो परीक्षाएँ हुई थी वीडियो की, वीपीडीओ की, तो उसमें बड़ी धांधलेबाजी देखने को मिली है, तो इसके बारे में क्या कहना नहीं, देखिए जो प्रदेश भर से विरोध उठा है इस परीक्षा के रिजल्ट में, जो इनके परिणाम निकले उसमें आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में तमाम रैलियाँ पिथौरागढ़ में रैली निकाली गई, कल लोहाघाट में थी, देहरादून में भी बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने सीएम हाउस कूच किया था। तो कहीं न कहीं बेरोजगारों में आक्रोश तो है कि जो भर्तियों में यहाँ सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियाँ हैं, उसमें ये जो खरीद-फरोख्त है, जो सीटों का खरीद-फरोख्त चलता है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये पहली दफ़े नहीं है। हुँ, आप देख सकते हैं कि इससे पूर्व भी कई परीक्षाओं में ऐसी अनियमितताएँ सामने आई है और वो सबके सम्मुख आई है और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई है। हुँ, कई ऐसे सरगने थे, कई ऐसे मुन्ना भाई थे जिनके नाम एफआईआर दर्ज हुई। तो इस बात को आप झुठला नहीं सकते कि यहाँ पर परीक्षाओं में क्या है धांधली नहीं हो रही है और खुद आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी इस वक़्त एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वास्तव में हो सकता है कि कुछ ब्लैक शिप जो है वो अंदर घुस गई हो। वो अंदर कहाँ से घुसी, इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए और कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से गलत चयन तरीके से अंदर घुसे हैं। अब को क्या होता है कि प्रोसेस तो पूरा कर लेते हैं, हुँ, पर क्या होता है कि कुछ लोग मतलब ले दे के सीट का जो बँटवारा होता है, वो ले दे के कोई लोग होते हैं भई पढ़ने-लिखने से जिनका नाता नहीं होता और उनको अगर कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, तो आसानी से वो दे भी देते हैं। हुँ, सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जब यहाँ उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग बना हुआ है, तो यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सिर्फ़ ग्रुप सी की भर्तियाँ तक होती थी, तो उसमें ये लोअर पीसीएस की पोस्टें डालने का क्या मतलब था? हुँ, सबसे बड़ी धांधली तो ये है कि आपने ऐसा क्यों किया? सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उद्योग प्रबंधक, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये महत्वपूर्ण पद हैं। प्रदेश के विकास में इनका अहम योगदान है जो अंदर कार्य करते हैं ये कर्मचारी। तो आपने इसको ग्रुप सी में लाकर खड़ा कर दिया और लोग तो चाहेंगे ही। लोग जो मतलब ऐसे बड़े पदों पर क्या है पूरा आपको सुविधाएँ मिलती है। उद्योग प्रबंधक की बात मैं कर दूँ तो एक ऐसा पद है कि आपको बेहतर सुविधाएँ उसमें मिलती है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, आप 4-5 साल सर्विस करने के बाद 6 साल सर्विस करने के बाद आप समाज कल्याण अधिकारी जब बन जाओगे जो डायरेक्ट पीसीएस से आते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आप क्यों अपना हाथ रोकोगे लेने-देने के चक्कर में इसमें? तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमें ये सूचना मिली है कि कई जगह पर ये पेपर पहले आउट हुआ था मतलब 1 दिन पहले पढ़वाया गया है पेपर, तो वो जो तथ्य हैं, उसको हम आयोग के सामने रख रहे हैं, कुछ रखे भी हैं, उस पर विचार मंथन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस पर जाँच भी होगी। वास्तव में जाँच होनी भी चाहिए कि ये उत्तराखंड के जो युवा उनके भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर ये जो भ्रष्टाचार है ये ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा या रुका नहीं, तो कब तक ऐसा होता रहेगा? ये पहली भर्ती नहीं है, इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड में आयोग ने लगातार संवाद जारी किए कि सब कुछ ठीक है, हम नहीं मानते हैं, सब कुछ ठीक हो रखा है। परंतु जब जगह-जगह आंदोलन हुए श्रीनगर में आंदोलन हुए, पूरे कुमाऊँ में आंदोलन हुए, देहरादून में बड़ी मात्रा में आंदोलन हुए, तो जाके जब उसकी जाँच की गई, जब एसआईटी गठित हुई और एसआईटी ने जब लोगों को दिखाया कि वास्तव में इसमें धांधली हुई थी, कम से कम 14-15 लोग अंदर भी हुए, जो कारागार में गए। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोग एफआईआर दर्ज होने के बाद कारागार में गए और कुछ लोगों को राजनीतिक शह के कारण हुँ, वो हवालात में नहीं गए। सबसे बड़ी बात है जब दोषी होता है तो आप उसे उसका बचाव क्यों कर रहे हो? दोषी तो दोषी है। उसको किसी पार्टी से जोड़कर या ऐसा क्यों देखा जाता है? और मैं बता दूँ ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जो पार्टी के उस समय पदाधिकारी थे।
पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी थी उनके पदाधिकारी थे, इसलिए उनका बचाव किया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उस समय ऐसे गंदगी को उखाड़ कर बाहर फेंक देते या ऐसे गंदगी को एक बार कारागार की सजा दिला देते तो कम से कम ये रुकता, परंतु ऐसा हुआ नहीं और ये कंटिन्यू चलता गया और ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, कई मेहनती जो छात्र हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। परंतु उनके साथ जो ये काली भेड़ें अंदर घुसी है, वो उनकी भी जाँच होनी चाहिए। अब मेहनती छात्र तो ठीक है, उन वो बेचारे हैं कि कह रहे हैं कि हमारा मेहनत से हुआ है, जल्दी से सब कुछ हो जाए। होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, 4-4 5-5 साल लगाकर अपना सब कुछ दिया है, सब कुछ त्यागा है, तो मेहनत की है, हो गया उनका। परंतु कम से कम इनकी जाँच होना इतनी इतनी आवश्यक है कि अगर ये ऐसे ही रहा, अगर मसला ऐसा ही रहा, किसी ने कार्रवाई नहीं की या छात्रों ने आवाज़ उठाई नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, तो आगे क्या होगा। अभी तो ये बहुत कड़वी बात है। अभी क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि जो ये मेहनती छात्रों के साथ कुछ धांधलेबाजी वाले निकल रहे हैं। पर भविष्य में यदि आवाजें नहीं उठती है, अगर सब मौन रहता है और सरकार को लगता है सब कुछ ठीक है, भ्रष्टाचारियों के हौसले यदि बुलंद हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब सारी सीटें बेची जाएगी। जब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तो सारी सीटें बेची जाएगी। तो इसलिए मैं प्रदेश भर के युवाओं से भी कहता हूँ कि अगर वास्तव में जिस प्रकार से हमारे पास सूचना मिल रही है कि मेरा पड़ोसी है, वैसा है, जिनका पढ़ने लिखने से कोई नाता नहीं है, वो सिलेक्शन पा गया और अच्छे खासे पदों में सिलेक्शन पा गए, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके पड़ोसी है, ठीक है, आपके रिश्तेदार है, ठीक है, आपको गलत लग रहा है तो आप गलत का विरोध कीजिए और हमारे पास ये सूची पहुँचाइए, आयोग के पास ये सूची पहुँचाइए, इस तरह की सूची। एक सवाल मेरा भी आयोग है। ने कह रखा जी। है कि जो देंगे उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, तो इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा क्या होगा? तो जो गोपनीय रखा रखा जाएगा ये चीज़ें, तो रखिए आप गोपनीय, तो आप दे सकते हैं, इसमें आपको कोई खतरा नहीं है, उस पे जाँच भी होगी, है ना? एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि जिस तरह आपने बताया जी। कि जो विभाग है वो भी लगातार जांच करेगा, लेकिन हम अधिकतर बहुत लंबे समय से सुनते आए हैं इस धांधलेबाजी के बारे में, तो क्या लगता है कि इस जांच से संतुष्ट होंगे? लगता है कि इस जांच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि पक्षपात लिया जाएगा? नहीं देखिए, पक्षपात तो लेना नहीं चाहिए, सीधी-सी बात है। हम्म। पूरे प्रदेश भर के युवा तो सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं। अब देखिए सीबीआई जाँच होती है, एसआईटी जाँच होती है, क्या होती है? पर युवाओं को एक जाँच होनी चाहिए, जिस पर यहाँ के युवाओं को जो जो हक है वो ना मारा जाए, उनको न्याय मिल सके। मैं सीधे तौर पर कह दूँ कि वास्तव में धांधली हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मेहनती लोगों को भी जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनका कोई पढ़ने-लिखने से वास्ता नहीं है। वो बड़ी-बड़ी पोस्टों पर गए हैं, तो उनका चेहरा हम लोगों के सामने ज़रूर सामने लाएँगे। ये उम्मीद के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद बहुत उत्तराखंड। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी। विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में बताया जिस तरीके से शिक्षा पे धांधलेबाजी होती है, परीक्षा पे धांधलेबाजी होती है, बेरोजगारों के लिए जो पद निकलते हैं उस पे किस तरीके से बड़े बड़े पद के लोग जो है कब्जा कर लेते हैं, तो इस पर जांच होनी बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है कि एक साथ होकर सारे युवा वर्ग जो है आवाज उठाएं और इस तरीके के करप्शन पे जो है मिलकर बुलंद आवाज बने। उत्तराखंड समाचार के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।